नमस्कार साथियों, क्लास 10 के इकोनॉमिक्स की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अपने अंतिम चैप्टर, पांचवा चैप्टर, उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट। तो कंज्यूमर एक ऐसा शब्द है, उपभोक्ता एक ऐसा शब्द है जो आम बोलचाल की भाषा में उपयोग नहीं होता है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्रेता वर्ड को सुनते हैं, ग्राहक शब्द को सुनते हैं। ग्राहक अर्थात जो वस्तु को खरीदता है, लेकिन ग्राहक और उपभोक्ता में थोड़ा सा अंतर है। ग्राहक कोई भी व्यक्ति जो सामान खरीदता है वो ग्राहक हो सकता है, लेकिन अगर वो सामान का खुद उपयोग नहीं करता है और उपयोग किसी दूसरे को करने को देता है, तो जो व्यक्ति उसे उपयोग करता है वही उपभोक्ता कहलाता है। जैसे एक पिता अगर एक टॉफ़ी खरीद करके अपने बच्चे को देता है, तो पिता ग्राहक तो है, क्रेता तो है, लेकिन उस टॉफ़ी को खाने वाला बच्चा ही उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। तो पिता को घाटा फ़ायदा हो सकता है, अधिक दाम लग सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले लाभ या हानि का असर उस बच्चे पर होगा। तो बच्चा अंतिम रूप से उपभोक्ता है। तो किसी भी वस्तु और सेवा का अंतिम रूप से उपभोग करने वाला, उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अब उपभोक्ता के अधिकार की बात हम लोग करते हैं। जनरली गांव में हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ताओं के कोई अधिकार नहीं होते, उपभोक्ता उपेक्षित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुकान से कोई सामान खरीद के लाया, सामान खराब निकल गया, गलत निकल गया, तो जब वो घुमाने के लिए जाता है तो दुकानदार के द्वारा उल्टे उसे ही झिड़की मिलती है कि मैं क्या करूं, ये सामान तो मैंने घर में नहीं बनाया, या फिर मैं इस सामान के अंदर तो नहीं घुसा हुआ हूँ। लेकिन आजकल के जो नामी कंपनियां हैं वो हर प्रोडक्ट में नीचे कस्टमर केयर नंबर देता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रहा है इस सामान की यूज करने में, या फिर इसका उपयोग करने नहीं जानते हैं, तो उसकी गाइडलाइन का वो एक छोटा सा पंपलेट देता है। तो ये सब कंज्यूमर राइट के तहत ही संभव हो पाया है। तो अगर हम लोग उपभोक्ता को परिभाषित करें तो कहेंगे कि अंतिम रूप से वस्तुएं एवं सेवाओं का उपभोग करने वाला ही उपभोक्ता कहलाता है। अब कोई भी उपभोक्ता हमेशा उपभोक्ता नहीं होता, वो कभी उत्पादक भी होता है। तो हम कहीं उत्पादक होते हैं, कहीं उपभोक्ता होते हैं। जैसे एक किसान अगर सब्जी उगाता है तो वो सब्जी का उत्पादक है, लेकिन वह कपड़ा कहीं से खरीदता है तो वो कपड़ा का उपभोक्ता है। उसी प्रकार कपड़ा बनाने वाला कहीं उत्पादक है तो वो सब्जी खरीदता है तो उपभोक्ता है। तो कोई भी व्यक्ति कंप्लीटली उत्पादक, प्रोड्यूसर, या कंप्लीटली उपभोक्ता, कंज्यूमर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति उपभोक्ता और उत्पादक दोनों है। तो इनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बाजार में उपभोक्ताओं की स्थिति बहुत कमज़ोर है। जैसा कि मैंने गांव के ग्राहक और विक्रेता का उदाहरण देकर के बताया, उपभोक्ताओं की स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। उसके लिए नियम और कानून की ज़रूरत होती है। सरकार कोई कानून बनाए जिस कानून के तहत वो प्रोड्यूसर पर और सेलर पर, जो बेचने वाला है, उस पर कोई कार्रवाई वो कर सके अगर उसके साथ कोई नुकसान होता है। तो कहा जाता है कि सामान बेच देने मात्र से उपभोक्ताओं और विक्रेताओं की जो है मुक्ति नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि हमने सामान बना दिया, किसी कंपनी ने एक पेन बना दिया, उसे बेच दिया दुकानदार ने, तो वो फिर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता, बल्कि उस पर पड़ने वाले असर के लिए भी वो जिम्मेदार होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि उपभोक्ताओं का शोषण किन किन तरीकों से होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाजार में शोषण के कितने रूप हैं, अर्थात उपभोक्ताओं का कितने रूप से शोषण होता है। हम लोग आए दिन देखते हैं कि उपभोक्ताओं का शोषण कई रूप से होता है। जैसे अधिक दाम लिए जाते हैं। किसी वस्तु का MRP है 50 रुपया, आपसे 55 रुपया मांगा जाता है कि नहीं, खर्च होता जाता है ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वगैरह में, या फिर इसका शॉर्टेज है, तो ये भी एक तरह का शोषण है। जबकि होना यह चाहिए कि MRP से भी कुछ कम दाम लेना चाहिए। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उससे कम दाम में भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपसे MRP पे कोई वस्तु बेचा जा रहा है या उससे अधिक दाम पर बेचा जा रहा है तो आपका शोषण हो रहा है। कभी कभी क्या देखते हैं, गाँव में छोटे छोटे लोग क्या करते हैं, जो बाट होते हैं उस बाट के नीचे से लोहा थोड़ा सा निकाल देते हैं, वो कम वजन देते हैं। या फिर डंडी मारना जैसा बहुत ही प्रचलित बात है कि डंडी मारा जाता है, अर्थात वो हाथों की कलाबाजी करके 100 ग्राम 50 ग्राम वस्तु को वो बचा लेते हैं। तो यह भी एक तरह से उपभोक्ताओं का शोषण है। फिर मिलावट है, बहुत तरह का मिलावट होता है। जैसे हल्दी में कुछ पीले पदार्थ मिला दिया जाए जो कि उसमें मिक्स हो जाता है, या फिर गोल की जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च में पपीता के दाने मिला दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के मिलावट भी एक तरह का शोषण है। फिर गलत सूचना और गलत दावे। अब बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन बिकते हैं बाज़ार में, टीवी में प्रचार भी आता है कि इसको लगाइए, आप 1 सप्ताह में गोरे हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर ब्राज़ील भी गोरों का देश हो जाता, हमारे भारत में कोई काले नहीं रहते। तो इस प्रकार की गलत सूचना और गलत दावे जो किए जाते हैं कि आप इस दवा को पीजिए, इस चाय को पीजिए, पतले हो जाइएगा, तो गलत दावे करना भी एक तरह से उपभोक्ताओं का मनोवैज्ञानिक शोषण है।
फिर नुकसानदायक वस्तु, और बहुत सारी चीज़ों में आजकल ऐसी भी बातें आ रही कि बच्चों के चॉकलेटों में ऐसी नशीली चीज़ें डाल दी जाती है जिससे बच्चे उसके आदी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कोई वस्तु अगर मिला दिया जाता है अनजाने में, जो आप नहीं जानते और वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या फिर आपको एडिक्ट बना देती है, तो भी उपभोक्ता का शोषण होता है। फिर है नकली वस्तु, जो कंपनियां ज़्यादा फेमस होती है उसी का सेम टू सेम थोड़ा सा नाम बदल करके बेचा जाता है, जिसे कि बाज़ार में जनरली डी माल कहा जाता है। तो डी माल अगर आपको दिया जाता है और 1 नंबर पैसा लिया जाता है तो भी आपका शोषण हो रहा है। फिर एक्सपायरी डेट, बहुत सारे गाँव में क्या होता है, गाँव के दुकानों में समय पार हो जाता है और उसमें आपको सामान बेच दिया जाता है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर, खाने पर या उसका यूज करने से आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। तो ये भी आपका शोषण है। फिर है जमाखोरी और काला बाजार, ये बड़े बड़े व्यापारी लोग करते हैं। बाज़ार में सामान है लेकिन उस सामान को सस्ते दामों में खरीद लिया, गोदाम में भर लिया, बाज़ार में एक कृत्रिम रूप से शॉर्टेज पैदा कर दिया कि बाज़ार में ये वस्तु है ही नहीं, और जब बाज़ार में वस्तु का कमी हो गया तो वो काला बाजारी करते हैं, अर्थात ज़्यादा दाम पर बेचते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। तो ये हैं उपभोक्ताओं के शोषण के विभिन्न रूप। जब शोषण होता है तो शोषण के खिलाफ आंदोलन होते हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो। तो हम लोग ये आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उपभोक्ताओं का शोषण बहुत दिनों से होता था, होता आ रहा है। तो इसके जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आई तो उपभोक्ता आंदोलन, कंज्यूमर लोग इकट्ठा हुए, उन लोगों में अवेयरनेस आई, जागरूकता आई और आंदोलन करने लगे। तो उपभोक्ता आंदोलन के कारण क्या थे? उपभोक्ता आंदोलन के कारण था उपभोक्ताओं में पनपा असंतोष। उपभोक्ताओं में असंतोष था कि ये व्यापारी, ये बड़े ब्रांड वाले जो मनमानी उनको मन लगता है वो सामान को बेच देते हैं। फिर विक्रेताओं का अनुचित व्यवहार होता था। विक्रेता भी ग्राहकों के साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। वो कहते थे मैं क्या जानूँ, तुमको देख करके खरीदना चाहिए था, मैं तो घर में ये वस्तु नहीं बनाता, या फिर बहुत जाओ दूसरे दुकान में जाओ, हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। तो एक विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार और असंतोष, ये सब उपभोक्ता आंदोलन के कारण थे। और उपभोक्ताओं को बचाने के लिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत में कोई कानून नहीं था। अधिक से अधिक बेचारे उपभोक्ता जो होते थे वो क्या करते थे, अगर किसी ब्रांड से वो असंतुष्ट हो जाते थे, निराश हो जाते थे, तो उस ब्रांड को खरीदना बंद कर देते थे। खरीदारों के पास अधिक से अधिक यही ऑप्शन होता था और सारी जिम्मेवारी खरीदारों पर ही डाल दी जाती थी। घर वाले भी जो खरीदने जाते थे, घर के मेंबर, उसी को कहते थे कि तुम्ही को अकल नहीं है सामान खरीदने का। और जब दुकानदार के पास जाता था या ब्रांड के पास जाता था तो ब्रांड वाले भी बोलते थे कि मैं क्या करूं, आपको देख के परख के लेना चाहिए था, मैं तो आपको ज़बरदस्ती सामान नहीं दे दिया। तो सारी जिम्मेवारी ग्राहक पर दी जाती थी। तो इस प्रकार से उपभोक्ता आंदोलन चला और सरकार से मांग की गई कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कानून बनाया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता आंदोलन के कारण कौन कौन से कानून कौन कौन से ईस्वी में बनाए गए। उपभोक्ता आंदोलन के इतिहास में ये 3 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1960 का दशक, 1970 का दशक और 1986 ईस्वी। दशक मतलब जानते ही हैं 10 साल का जो समय होता है। तो 1960 से 70, 1970 से 1980 और फिर 1986 ईस्वी। तो ये 3 तिथियां मान के चलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको उपभोक्ता आंदोलन के विकास या इतिहास की बात कहा जाएगा तो आप संक्षेप में लिख सकते हैं कि 1960 का दशक जो था यह वही दशक था जिसमें व्यवस्थित उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके पहले उपभोक्ता पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग शिकायत करते थे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। ज़्यादा लोग जमा होकर के शिकायत नहीं करते थे, सरकार पर प्रेशर नहीं बनाते थे। लेकिन 1960 के दशक में उपभोक्ता लोग एकत्रित होने लगे, उनका संगठन बनने लगा और कहा जाए कि यही दशक था जो उपभोक्ता का, कंज्यूमर मूवमेंट का शुरुआती साल था। 1970 के दशक में यह आंदोलन जो था, उपभोक्ता का आंदोलन, वो और भी वृहत स्तर पर, बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, लार्ज स्केल पर शुरू हो गया। और अब कुछ लेख लिखे जाने लगे पेपरों में, बड़े बड़े मैगजीन्स में, और प्रदर्शनी भी की जाने लगी जगह जगह पर। उपभोक्ता अपने अधिकारों को लेकर के प्रदर्शन करने लगे, बहुत सारे संगठन बनने लगे, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा। और बहुत सारा दबाव बनने के बाद जब सरकार पर दबाव पड़ा, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर दबाव पड़ा, व्यापारियों पर दबाव पड़ा, तो अंततः 1986 में, 1986 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और एक कानून पास किया संसद में, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसे बहुत ही पॉपुलर नाम है कोपरा। इसका 1986 में जो कानून पास हुआ उसका पॉपुलर नाम है कोपरा। अब कोपरा का फुल फॉर्म भी ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ सकता है। कोपरा का फुल फॉर्म हुआ CO फॉर कंज्यूमर, P से प्रोटेक्शन, R से राइट और A से एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1986।
इस कानून में, इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए। अब उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, फिर उन उपभोक्ताओं के अधिकार अगर ना मिले तो उनकी सुनवाई कैसे हो सकती है, इसका क्या प्रोसेस है, इन सारे बातों का एक वीडियो हम लोग और बनाएंगे और एक वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।